अरे नालायक, कब जाएगा बाजार और कब लाएगा राशन का सामान। कब से चिल्ला रही हूँ, लेकिन यहाँ है कि इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। अरे माँ, छुट्टी के दिन भी आप मुझे चैन से नहीं रहने देती। सप्ताह में 6 दिन ऑफिस रहता हूँ, उसमें से एक ही दिन छुट्टी का मिलता है। लेकिन मैं इस घर का नौकर ही बनकर रह गया हूँ। जब देखो बस सब मुझे काम ही बताते रहते हैं। अरे चुप कर, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है तू। जब देखो तुझे कुत्ते बिल्ली की याद आ जाती है। जा बाजार से सामान ला। अरे माँ, आपने कभी पवन को कहा है? वहाँ तो फ्री ही रहता है, ना कुछ करता है। उसे भी कभी कह दिया करो, वहाँ तो घर सिर्फ खाना खाने के लिए ही आता है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अरे उसकी उम्र ही क्या है, दोस्तों में खेलने कूदने की उम्र में उसे काम बता दूँ। अब तू बड़ा है, तुझे सब अकल है, इसीलिए तो तुझे काम बताती हूँ ना। हाँ माँ, ये तो अच्छा भेदभाव है आपका, बड़े के साथ ऐसा और छोटे के साथ अलग। गोपाल के कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। वहाँ घर संभालने के साथ साथ ही घर के सदस्यों का काम भी किया करता था। लता और उसके बेटे गोपाल की बातें गोपाल की पत्नी भी सुन रही थी। अरे आप हर वक्त देवर जी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? शादी के पहले तक तो आपको भी कुछ नहीं आता था, सब माँ ने ही सिखाया था। और उसके बाद भी नहीं आता था, वो भी सीख जाएंगे। अरे हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। शादी के बाद तक इसने कुछ नहीं किया, वो तो बहू थी कि तुझे झेल रही थी। हाँ हाँ, अब तो सास बहू दोनों मिल जाओगी और मेरे पीछे पड़ जाओगी। अब तो मैं क्या ही बोलूँ तुम दोनों के बीच में। तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में पवन आ जाता है। पवन अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, एक गिलास पानी ला दो, बहुत तेज प्यास लगी है, जाकर आया हूँ तो। अरे हाँ नवाबजादे को पानी दो, चाय दो, ठंडा दो, सभी लगा दो। अरे भैया, आपको क्या हो गया? मेरे आते ही पता नहीं आप क्या क्या बोलने लग जाते हो। अरे आ गया मेरा लाडला, तुझे पता है कब से इंतज़ार हो रहा है तेरा। अरे तुझे भूख नहीं लगी क्या? कहाँ था आज दिन भर, दिखाई ही नहीं दिया। दोस्तों के साथ खा लिया था। वैसे खाने में क्या बना है माँ आज? अरे तेरे हुक्म का, जो भी तू कहेगा वहाँ सब बन जाएगा, हुक्म तो लगा। अरे माँ, जो भी हो बना लो, पनीर हो तो पनीर ही बना लो। गोपाल को जितने अपनी माँ से सुनने को मिलता था, वहीं पर उतना ही पवन को प्यार मिलता था। लेकिन इसके बावजूद भी गोपाल अपनी सारी जिम्मेदारियाँ समझता था। वहाँ घर की सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहा था। गोपाल की पत्नी पूजा अपनी सास की जी हजूरी किया करती थी, जिससे उसकी सास भी खुश रहती थी और उसे कुछ न कुछ तोहफे में दे दिया करती थी। कुछ समय बीतता चला जाता है। अब लता अपने बेटे पवन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी कि एक दिन उसकी बहन का कॉल आता है और वहाँ पवन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बताती है। कल ही पवन के लिए लड़की देखने चलेंगे। दीदी कह रही थी कि उसका पिता एक मसालों का व्यापारी है, काफ़ी धनवान है। वाह, क्या बात है माँ, अब तो आपके लाडले को बहुत ज़्यादा मुफ्त में दहेज मिलेगा। लेकिन अगर लड़की वाले ने पूछ लिया कि लड़का कमाता क्या है, तो आप क्या जवाब दोगी? कि घर आता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अजी, आप भी देवर जी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? माँ जी की इतनी बात सुनने के बाद भी आपको अकल नहीं आती? जब देखो बेचारे देवर जी के पीछे ही पड़े रहते हो। ऐसे ही दूसरे दिन की बात है, जब पवन के लिए लता, उसके दोनों बेटे और बहू लड़की देखने के लिए मसालों के व्यापारी के घर पर जाते हैं। वहाँ घर देखकर हैरान थे। अरे वाह माँ जी, ये तो बड़े ही पैसे वाले लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा धनवान लग रहे हैं। घर तो देखो, लेकिन क्या ये हमारे भैया के लिए रिश्ते के लिए हाँ करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत कर। अरे गंवारों जैसी हरकत मत करो। चारों अंदर जाते और लड़की को देखते हैं। लड़की जैसे ही बाहर आती है तो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बेहद ही खूबसूरत थी। सबको लड़की पसंद आ जाती है। तभी सास पूछती है, अरे बेटा, तेरा नाम क्या है? तू बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, तुझे पता है रानी बनाकर रखेंगे हम तुझे अपने घर पर। मेरा नाम सिया है। अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है तुम्हारा। जितनी खूबसूरत दिखाई देती हो उतना ही खूबसूरत सा नाम है। अरे देवर जी तो अभी से शर्मा रहे हैं। अरे भाई साहब, मेरा पवन बड़ा ही भाग्यशाली है जो सिया जैसी पत्नी उसे मिलने वाली है। लता जैसे तैसे करके अपने बेटे पवन का रिश्ता उस बड़े से घराने में फिक्स तो कर लेती है। कुछ ही समय बाद सिया और पवन दोनों की शादी हो जाती है और सिया बड़े घराने से लेकर छोटे घराने को आ जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है। आज सिया की सास लता के
तेवर सिया के प्रति बिल्कुल ही बदल चुके थे। बहू, तुझे इस घर में आए हुए कई दिन हो गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तू भी बड़ी बहू की तरह काम संभाल ले। तुझे पता है कल से तुझे जल्दी उठना होगा, और अगर कल से तू जल्दी नहीं उठी तो तेरी सास से बुरी कोई नहीं होगी। तुझे पता है जल्दी उठकर घर का सारा काम संभालना है तुझे। अरे, ये माँ जी को अचानक से क्या हो गया? कल तो मेरे बिस्तर पर ही खाना, चाय, दूध सभी आ रहे थे, और आज अचानक से ही तेवर बदल गए। वैसे कब तक ही ये नाटक करती माँ जी भी? एक दिन तो उनके असली रूप में आना ही था। सो ठीक है, अब क्या था, सिया बेचारी खड़ी रहती है इधर। अब माँ को क्या हो गया जो अपने लाडले की बहू को इतना सुना रही है? मैंने तो माँ जी को पहले ही बार ही अपने लाडले की बहू को इतना सुनाते हुए देखा है। अरे, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है? आप भाई हो या कुछ और हो जो इतना हंस रहे हो? अरे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी अब बेचारा किसकी साइड लेगा? माँ की साइड लेगा या पत्नी की? दोनों तरफ नहीं बोल सकता, क्योंकि माँ ने उसे लाड़ ही इतने लड़ाए हैं। अब बेचारा क्या करेगा? दूसरे दिन सुबह के 3 बजे थे और लता अपनी छोटी बहू सिया को उठाने के लिए आती है और सिया को उठा भी देती है। सिया खड़ी हो जाती है। वहीं पर लता अपनी बड़ी बहू को उठाती है तो वहाँ तो किचन में काम कर रही थी। सास के जाने के बाद ही सिया फिर से सो जाती है, और थोड़ी ही देर बाद जब लता को उसकी बड़ी बहू पूजा चाय देने के लिए आती है तो लता पूछती है, अरे बड़ी बहू, छोटी बहू को काम सिखाना तेरा अधिकार है। अब जो भी काम करेगी वहाँ तेरे हिसाब से ही करेगी। अरे माँ जी, काम तो तब करेगी ना जब वहाँ उठेगी। जब आप उसे उठाने गई थी तो आपके जाते ही वहाँ कमरे में फिर से सो गई, और वो भी गेट बंद करके। अरे बहू, ये क्या कह रही है? लेकिन मैं तो उसे उठा कर आई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? चल ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसे देखती हूँ। आज तो इसकी मुझे खबर लेनी ही पड़ेगी। अब क्या था, थोड़ी ही देर बाद जब लता अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि बहू तो सो रही है और सुबह के 8 बज चुके हैं। अब तो लता के गुस्से का पारा ही नहीं था। वहाँ अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, उठती है या तुझ पर पानी डालूं? सुबह के 8 बज चुके हैं और तू है कि महारानी उठने का नाम ही नहीं ले रही। जिस तरह पूजा घर का सारा काम करती है उसी तरह काम तो तुझे भी करना होगा। चल उठ बहू। अरे माँ जी, वो मैं इसीलिए नहीं उठी कि अगर मैं उठती तो आपका ही काम बिगड़ता। अब चाय में नमक डाल देती या फिर सब्जी में चीनी डाल देती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर का काम बिगाड़ने से अच्छा है कि मैं फिर से सो जाती हूँ, तो इसीलिए मैं सो गई। अरे बहू, तू तो साक्षात भगवान है भगवान। ना तो तुझसे खाना बनाया जाएगा, ना ही तुझसे चाय बनाई जाएगी, तो क्या तुझे घर में बिठाकर हम सब पूजे? घर का काम तो तुझे करना ही होगा। काम को लेकर घर में काफ़ी ज़्यादा कलेशबाजी हो रही थी। लता गुस्से में अपनी बहू को सब कुछ सुना रही थी कि पास में बैठा गोपाल यहाँ सब सुन रहा था। पहली बार गोपाल को यहाँ सब देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि सबसे पहले सुबह की शुरुआत तो गोपाल को ही सुनने को मिलती थी, लेकिन आज उसकी जगह कोई दूसरा इंसान है जिसे गालियाँ सुनाई दे रही है। अरे माँ, क्यों बेचारी को सुना रही हो? अब लेट भी उठ गई तो उसमें क्या हो गया? अरे, तुझे काम पर नहीं जाना क्या, या यहीं पर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? बेचारा गोपाल अपनी माँ की ऐसी कड़वी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सास के तेवर अचानक से इतने बदल कैसे गए। यहाँ सब देखकर तो सिया हैरान थी। लता अब गोपाल के साथ साथ सिया को भी हर रोज ताने सुनाया करती थी। अब हर रोज ताने की शुरुआत होती सी सिया की। कुछ समय बीतता है और एक दिन की बात है जब लेट रात को गोपाल घर आता है। अरे बेटा, कहाँ रह गया था तू? इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ, वो कुछ नहीं, बस ट्रैफिक में फंस गया था। लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ याद आ रही है। अरे हाँ, आपने दवाई की बोला था, मैं तो भूल ही गया माँ, सॉरी, ट्रैफिक में भूल गया। अरे सत्यानाश हो तेरा, मेरा हर एक काम भूल जाता है। जब देखो कुछ ना कुछ काम कहो तो तुझको याद ही नहीं रहता। पता नहीं कैसा नालायक बेटा है। अरे आप भी बड़े भुलक्कड़ है। आपको इतनी ही बात याद नहीं रही कि माँ जी की दवाई लानी है? अरे इतना बड़ा जुर्म भी नहीं कर दिया मैंने, दवाई लाना ही भूला हूँ और कुछ नहीं भूला हूँ। अरे तेरे लिए होगी छोटी सी बात, लेकिन हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। नालायक कहीं का, जब हाथ मुँह धो ले और खाना खा ले। अब क्या कहूँ? यहाँ सारी बातें पास खड़ी सिया सुन रही थी। उसे बड़ा ही हैरान होता है। वहाँ मन में सोचती है,
हे भगवान, माँ जी कितनी कठोर है। बेचारे जेठ जी काम कर कर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़रा सी भी दया नहीं है कि उनका बेटा काम करके आ रहा है और उन पर ताने कसे जा रही है। अब अरे, तुम मेरा मुंह क्या देख रही है? जा खाना बना किचन में। तुझे और कुछ काम नहीं है क्या जब खड़ी खड़ी सब देखती है? अरे माँ जी, वो कुछ नहीं, बस आपकी आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा कि आप मुझे ही बुला रही हो, इसीलिए बाहर आ गई। सिया फिर से किचन में काम करने के लिए चली जाती है और लता अपनी बड़ी बहू से पैर दबवा रही थी और दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। सिया किचन में थी कि वहीं पर उसके जेठ का आना होता है। वहाँ खाना निकालने के लिए आगे ही बढ़ रहा था कि सिया कहती है, जेठ जी लाइए थाली मुझे दे दीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे सिया, रहने दो, यहाँ पर कोई मुझे खाना लगा कर नहीं देता, मैं खुद ही खाना लगा कर लेता हूँ। अब तुम नहीं हो ना, इसीलिए तुम जब पुरानी हो जाओगी तो तुम्हें सब पता लग जाएगा कि यहाँ पर मेरी कोई कदर नहीं है, यहाँ पर कोई मुझे पूछता तक नहीं है। अरे जेठ जी, कोई आपको पूछते हो या ना पूछता हो, आप मुझसे बड़े हो, इसलिए मैं आपकी कदर करती हूँ। लाइए मुझे, मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा ही खाना लगाना, मुझे आज भूख नहीं है, लेकिन अगर आज खाना नहीं खाया तो भी माँ के हाथ की डांट सुनने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा खाना लगा दो। अब क्या था, सिया अपने जेठ के लिए खाना लगाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद अपने जेठ से कहती है, वैसे जेठ जी एक बात कहूँ, आप इस घर में इतना कमाते हो, सारा काम आप ही करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आता कि आपकी इस घर में इज्जत क्यों नहीं है। हाँ सिया, मुझे खुद यहाँ समझ नहीं आता। माँ कभी भी मेरी सही से इज्जत ही नहीं करती, जब देखो सिर्फ गाली ही देती है और चिल्लाती रहती है। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है सिया। मुझे नहीं लगता कि माँ जी आपको कभी समझ पाएगी। अरे माँ जी की छोड़ो, मेरी खुद की पत्नी ही मेरी माँ की चापलूसी में लगी रहती है और मेरी कदर नहीं करती, मुझे तो उसका समझ नहीं आता। इतना कह गोपाल अपने खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी सुबह होते ही जैसे ही लता को पता लगता है कि उसकी छोटी बहू ने उसके बड़े बेटे के कान भरे हैं, तो वहाँ सुबह सुबह सिया से लड़ने लग जाती है। अरे बहू, तेरे काम में तो हाथ नहीं चलते और यहीं पर मेरे बड़े बेटे को सिखाने में बड़े मुँह चला तेरा। अरे माँ जी, मैंने तो जेठ जी से कुछ भी नहीं कहा, बस इतना सा कहा था कि आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, जबकि आप इस घर में इतना कमाते हो तो फिर आपको बुरा नहीं लगता, बस इतना ही कहा। अरे तो इतना भी कहा तो वो मेरा बेटा है, मैं उसे कुछ भी कहूँ, तुझे कोई अधिकार नहीं कि तू उसके कान भरे। अरे माँ, आपको इतना ही लड़ने का शौक आ रहा है ना, तो पास में ही कमला आंटी से लड़ लो, उन्होंने अभी नाली का कचरा बाहर फेंका है। अरे उनसे तो मैं बाहर निपटूंगी, लेकिन अभी तो मैं इस घर में पल रहे सपोलों से निपट लूँ। देख बहू, ये घर मैंने बनाया है और मैं कहूँगी वहीं इस घर में होगा। बेशक माँ, आप कहोगी वहीं इस घर में होगा, लेकिन घर एक इंसान से नहीं चलता और घर एक इंसान ही नहीं चला सकता। उस घर में मौजूद सभी लोग ही घर को मिलजुल कर चला सकते हैं, ना कि सिर्फ एक इंसान। अरे तेरा मुंह बड़ा ही अच्छे से खुल रहा है। वैसे तो तू बोलता नहीं है, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा बोलने लगा है तो दिन ब दिन। माँ, मैंने कोई गलत नहीं कहा है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब क्या था, गोपाल और लता दोनों में बहस बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसकी पत्नी उसे कमरे में ले आती है, लेकिन लता फिर भी बोलती बंद नहीं होती। वहाँ लगातार अपने बेटे को सुनाए जा रही थी और गोपाल कमरे में बैठा सुन रहा था। अरे मैंने इन बेटों को इतना पाला पोसा बड़ा किया और अब ये मेरे माँ बाप बन रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, इस घर को मैंने चलाया, फिर भी कह रहे हैं कि हमने चला है। वाह वाह। अब माँ जी आप चुप हो जाइए ना, वो कुछ भी नहीं बोल रहे तो आप भी कुछ मत बोलिए, शांत हो जाइए, बीमार हो जाएगी। अरे ये तेरी ही आग लगाई हुई है, तुझे पता है, तूने ही आग लगाई है। बेशक तेरा घर अमीर है, लेकिन तेरे संस्कार बहुत ही कम छोटे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों तुझे लाई। अरे माँ जी आप चुप हो जाइए ना, अब वो नहीं बोल रहे, इतना गुस्से में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। उस नालायक से कह दे कि आज छुट्टी ना ले, वरना छुट्टी ले ली ना तो मैं हंगामा मचा दूंगी, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। माँ जी आप शांत हो जाइए, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपको नहीं पता है कि इतना गुस्सा मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, आपसे बोल रही हूँ ना। यहाँ सब सुनकर गोपाल बाहर आ जाता है और फिर कहता है, माँ इतने दिनों तक मैं चुप रहा, लेकिन मैं आज चुप नहीं रहूँगा। जब तक मैं नहीं बोला आप बोलती रही, क्योंकि मेरी बीवी दहेज नहीं लाई इसलिए मैं चुप रहा। आप बोलती ही रहती हो।
अरे हाँ, तो तेरे ससुराल वाले तो है ही भिखमंगे, उन्होंने दिया ही क्या है दहेज में। वो तो अच्छा है पवन के ससुराल वाले जिन्होंने सब कुछ दे दिया। अरे माँ जी, आप मेरे मायके वालों के बारे में इतना नहीं बोल सकती। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगी। माँ, मैं इतने दिनों से इसीलिए चुप रहा ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, घर में झगड़ा कलेश ना हो, इसीलिए चुप रहा। अब क्या था? दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था कि इस झगड़े के बीच में पवन आ जाता है और पवन सारी ही बातें सुन लेता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, भैया का गुस्सा होना जायज़ है। आपने हमेशा मुझे प्यार दिया, भैया को कभी प्यार ही नहीं दिया। जबकि यहाँ घर तो उनका बनाया हुआ है ना माँ। वो कितना मेहनत करते हैं, घर आते हैं, लेकिन फिर भी आप उन पर चिल्लाती रहती हो। यहाँ सही नहीं है, जबकि मैंने तो कभी इस घर में कुछ किया ही नहीं, फिर भी आप प्यार करती हो। हाँ माँ जी, यह घर जेठ जी का बनाया हुआ है। उन्होंने ही इस घर को सब कुछ दिया है। घर चल रहा है तो सिर्फ जेठ जी की वजह से। वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब घर आते तो आप उन पर चिल्लाती हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना माँ जी। उन्हें भी तो प्यार की ज़रूरत है। वो बड़े हो गए तो क्या हुआ। हाँ, अब किसी को मेरी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। माँ खुद ही समझदार है, अगर समझेगी तो, अगर नहीं भी समझे तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है। अब तो चुप रहेगा। मेरी गलती का एहसास मुझे हो चुका है बेटा, मुझे माफ़ कर दे। तूने सही कहा है, मैंने तुझे कभी भी अच्छे से बात ही नहीं की, जबकि अगर तो तेरा बनाया हुआ ये, तू दिन रात मेहनत करता है। लेकिन अब मत बोल, मुझे बोलने दे, मुझे माफ़ कर दे बेटा। सिया बिल्कुल सही थी। वहाँ जो देख रही थी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपने जेठ को इंसाफ दिला ही दिया। अब से कभी भी लता अपने बड़े बेटे से इस तरह से पेश नहीं आती थी, बल्कि अब तो वहाँ प्यार की भाषा में ही उससे बात करती थी।